नमस्कार दोस्तों। मैं चंदन चौधरी स्टडी IQ फॉरएवर में आप सबों का एक बार फिर जोरदार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग संविधान की एक अगली कड़ी में बढ़ेंगे और हमारे सामने एक नए टॉपिक है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, कार्य एवं शक्तियां। आज हम लोग प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं भारत में, जो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो दिया गया है प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में कि उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, उनकी कार्य और शक्तियाँ क्या है, उसके बारे में आज हम लोग उसके डिटेल्स को देखेंगे। जो आपको व्यू ऑफ एग्जामिनेशन दृष्टि से है, आपको जो इम्पोर्टेंट हो उसके दृष्टि से हम लोग इसको देखेंगे। और उसके बाद में हम लोग पहले इसको, आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को हम एक सूचना बता दूं कि कृपया इस चैनल को आप लोग, अगर आपने पहली बार अगर देख रहा है तो आप इस चैनल को कृपया लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में जाकर के इसमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं और क्या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और नए वीडियो के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं कि अगला वीडियो कौन सा आने वाला है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति, कार्य एवं शक्तियों के बारे में। तो हम लोग आज जिन मूलभूत बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उनमें जो बिंदु हैं वो बिंदु है, आपको एक है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों की चर्चा करेंगे और संसदीय शासन क्या होता है उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के क्या कार्य हैं, क्या भूमिकाएं हैं प्रधानमंत्री के पीएम के डिपार्टमेंट में, उसकी क्या डिपार्टमेंट, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे हम लोग मंत्रिमंडल के कार्य एवं शक्तियों देखेंगे कि मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियाँ क्या होती है। उसके बाद देखेंगे मंत्रियों का उत्तरदायित्व, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके अंदर मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व देखेंगे, उसके बाद व्यक्तिगत उत्तरदायित्व देखेंगे। तो एक कुछ मूलभूत बिंदुएं हैं जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे और इस पॉइंट की दृष्टि से हम लोग, इस बिंदु की दृष्टि से जो है पूरे एग्जाम्स को दृष्टि को कवर करते हुए जो है प्रधानमंत्री का, आपकी कोई भी क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के सवाल अगर पूछे जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको उस सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेंगे और आपको मतलब कि कुछ भी सवाल आपको छूटने वाला नहीं है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं कि पहले आपको एक कुछ इसके हम लोग कुछ बैकग्राउंड जान लें तो ज़्यादा बेहतर होगी इस कुछ समझने में। देखिए, जो मेन पॉइंट ये है कि संविधान में जो है प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। इस बात को आप ध्यान रखिए। संविधान में जो है हमारे प्रधानमंत्री के निर्वाचन और उनकी नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई कि उनकी नियुक्ति कैसे होगी, निर्वाचन कैसे होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, भारत जो है हमारा संसदीय व्यवस्था है और जब संसदीय व्यवस्था में हम लोगों ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है तो आप लोगों को ध्यान होगा कि हम लोग भारत में जो है प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते हैं, हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव करते हैं। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो लोग मिल करके जो है अपने एक मुख्य जो लोग होते हैं उनको जो है अपने प्रधानमंत्री के लिए, उनके जो नेता होते हैं उनको इलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से देख लीजिए। तो यहाँ मैं आपको इसलिए बोल दिया कि संविधान में जो है हमारा जो है प्रावधान ऐसा कुछ नहीं, विशेष रूप से चर्चा ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। लेकिन आर्टिकल जो है, संविधान का आर्टिकल जो है 75, संविधान का आर्टिकल जो है 75 जो है केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, इस बात को देख लीजिए कि आर्टिकल 75 जो है केवल इतना कहता है कि प्रधानमंत्री हम की जो नियुक्ति जो है कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसको एकदम गांठ बांध लें, प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो इस तरीके से तो आर्टिकल 75 संविधान में इतना कहता है कि जो प्रधानमंत्री होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन भाई राष्ट्रपति जो है किसी भी आदमी को क्या नियुक्त कर सकता है? नहीं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। हमारा जो सरकार की जो संसदीय व्यवस्था के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति लोकसभा में, कहाँ, तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा में जो है बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में न हो तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो फिर उसके आधार पर फिर क्या हो सकता है? तो इसके मामले में क्या करती है राष्ट्रपति, इसके मामले में राष्ट्रपति जो करते हैं वो प्रधानमंत्री नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत विवेक की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? व्यक्तिगत विवेक की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या करते हैं राष्ट्रपति, सामान्यतः क्या करते हैं, जो सबसे बड़े दल या सबसे बड़े जो गठबंधन को जो होते हैं प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और जो उन्हें सुझाव देते हैं और उससे 1 महीने के भीतर
कितने महीने? 1 मंथ, 1 महीने के भीतर जो है उनसे जो है विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। तो इसलिए आप इसको बात को क्लियर होगी। तो ये आपको कुछ बैकग्राउंड है, लेकिन आप एक बार मैं आपको थोड़ा सा और हिस्ट्री लेके चलूँगा कि एक ऐसी स्थिति और भी है जब राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के चुनाव व नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है। इसके लिए जब देखेंगे कि जब प्रधानमंत्री का अचानक मृत्यु हो जाए, उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो, तब ऐसा आपको कब हुआ था याद है? ऐसा हुआ था आपको 1984 में। 1984 कहते हैं, आपको याद आ जाना चाहिए। 1984 में जो है इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी, उस समय ऐसा ही प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। तो उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया था, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त करके कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को अनदेखा कर दिया। मतलब कि भारत के संविधान में एक और चीज़ दिया हुआ कि एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन इन्होंने क्या किया, डायरेक्टली जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी को नियुक्त कर दिया। और इन्होंने जो है जो संविधान में जो उल्लेख किया गया था कार्यवाहक प्रधानमंत्री का, उसका इन्होंने अनदेखा कर दिया। बाद में कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता बाद में चुन लिया। हालांकि किसी निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु पर यदि सत्ताधारी दल का नेता या चुनता है तो राष्ट्रपति के पास उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। मतलब कि जिस पार्टी के लोग जिसको लेकर चले जाएं, बोले कि इनको प्रधानमंत्री बना दिए, उनको बहुमत है, तो इनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है राष्ट्रपति के पास में कि उनको क्यों ना बनाए, उनको बनाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ बैकग्राउंड को देखा और इनके नियुक्ति के बारे में कुछ ऊपरी हिस्सों को समझा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि हमारा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को लोकतंत्र को 3 प्रमुख स्तंभ माना जाता है, लेकिन चौथा स्तंभ के रूप में जो है हमारा जो मीडिया को शामिल किया गया। चौथा स्तंभ कौन है? मीडिया को शामिल किया गया। चौथा स्तंभ के रूप में जो है मीडिया है, ये आपको है। तो इस तरीके से देखेंगे कि हमारे जो है 4 स्तंभ है लोकतंत्र के, मतलब कि 4 पिलर है। ठीक है, पिलर कहने का मतलब है कि हमारा जो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी जो है जो टिका हुआ है, ये जो 4 पिलर पे टिका हुआ है। जुडिशरी है, विधायिका देखेंगे, कार्यपालिका है, उसका बाद मीडिया है, तो इन पे टिका हुआ है। मतलब कि अगर ये चारों किसी भी लोकतंत्र की सफलता और निरंतरता के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके चारों स्तंभ अगर मजबूत हो और ये सब अपना अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करे, सभी जो है अपने अपने काम जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ में करे, तो फिर प्रॉब्लम नहीं हो और देश काफ़ी उन्नति करता है। तो ये 4 चीज़ें पिलर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और हमारा मीडिया, जो 4 स्तंभ है। कभी कभी आप देखते हैं कि चर्चाएं चलती है कि मीडिया बिक गई है ना। मीडिया जनता की आवाज़ उठाती है। जनता का मीडिया जो है जनता की आवाज़ है, न कि किसी सरकार की आवाज़ है। लेकिन मीडिया का जो काम है जनताओं की आवाज़ उठाना और उसकी आवाज़ को उठा कर सरकार के पास पहुंचाना और उसके हक के लिए लड़ाई करना। फिर उसके बाद आप देखेंगे विधायिका का जो काम है, विधायिका का काम है कानून बनाना। और जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का क्या काम है? न्यायपालिका का काम है कानून की व्याख्या करना। और कोई भी एक्ट बनता है, कोई भी किसी का मूल अधिकार का हनन होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो उस कानून की जो है एक जो न्यायपालिका अपने तराजू जो होता है, न्याय की तराजू, उस पर तौल कर देखता है कि ये सही है या गलत है, एक कानून ही इससे आपको समाज के लिए सही है अथवा गलत है, ये संविधान को उल्लंघन तो नहीं करता है। इन सब मूलभूत बातों पे वो जांचता है। तो इसीलिए दोस्तों विधायिका जो होती है कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका इसके लागू करने का काम करती है, और न्यायपालिका जो है इसको न्याय कानून जो होता है उसकी व्याख्या करता है। और मीडिया जो जनता की आवाज़ होती है, जनता की नब्ज होती है, और वो उसको उठाती है सरकार के प्रति, और सरकार के लिए उठाती है और सरकार को उसका जवाब देना पड़ता है। तो इस तरीके से 4 पिलर है भारतीय लोकतंत्र के, 4 स्तंभ हैं। और ये 4 अगर अपने अपने क्षेत्र में अगर भली भांति काम करें, ईमानदारी से काम करें, तो फिर उस देश का क्या कहना, उस देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है। तो हम लोग इसमें देख लिए, इसको देख लीजिए। अब आगे हम देखते हैं कैसे होता है नई लोकसभा का गठन। लोकसभा का जो गठन होता है कैसे होता है, आप इसको देखिए। देखिए इसके लिए आप देखेंगे दोस्तों, हमारे संविधान में जो है 5 साल पे जो होता है चुनाव होती है, लोकसभा का चुनाव होता है। और जो चुनाव होता है उसमें जिस पार्टी को जो एक सीट मिलती है
जो चुने जाते हैं उनको चुने जाने के बाद में जो है एक निर्णय लिए जाते हैं और उनमें से एक बहुमत दल का नेता चुन लिया जाता है और उस दल से सरकार बनाने के लिए कहा जाता है और उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको प्रधानमंत्री नियुक्ति के बारे में कुछ चर्चा किया था। तो हमारे संविधान का जो सदस्य जो आप देखेंगे अनुच्छेद 81, यदि राष्ट्रपति की राय है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का पर्याप्त नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए उस समुदाय के 2 सदस्य शामिल होते हैं और 331 सदस्य। मतलब संविधान के अनुसार लोकसभा में राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से में से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए 530 और केंद्र शासित प्रदेश प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 सदस्य को अनुच्छेद 81 के तहत। लेकिन अगर लोकसभा में क्या होता है, अगर एंग्लो इंडियन जो है, अगर लगता है कि एंग्लो इंडियन की संख्या जो है कम नहीं है, उसके प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं आर्टिकल 331 के तहत। और संसद के अधिनियम द्वारा राज्यों को पुनर्गठन होने की स्थिति में राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन के क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्य संख्या की सीमा बढ़ सकती है। इस बात को याद रखिए। तो हम लोग का जो लोकसभा जो चुनाव होता है उसके आधार पर जो है हम लोग अपने प्रधानमंत्री का चुनाव तो नहीं करते हम लोग अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव करते हैं और उनके जो अपने जो नेता होते हैं, उन नेता जो होते हैं प्रधानमंत्री के लिए अपने निर्वाचित हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए लोकसभा का, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। किंतु इसे राष्ट्रपति द्वारा पहले भी विघटित किया जा सकता है। याद रखिएगा इस बात को। लोकसभा का जो आपको जो कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। तो इसलिए इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको बिल्कुल कंप्लीट रखें कि लोकसभा के हमारा जो कार्यकाल जो होता है कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है और 5 वर्षों का होता है। और किंतु राष्ट्रपति अगर चाहें, कौन चाहें? राष्ट्रपति अगर चाहें तो उसको पहले भी विघटित कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 352 जो है अंतर्गत जो है 352 कितना 352 के तहत जो है आपातकाल की अवधि के दौरान जब देश में नेशनल इमरजेंसी लागू होता है, देश के किसी भी हिस्से में लागू होता है, इस अवधि के दौरान स्वयं संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा सामान्य कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। इस अवधि में एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। मतलब याद रखिएगा इस पॉइंट को कि जब आपातकाल लागू होता है देश में, जब देश में किसी हिस्से में आपातकाल लागू होती है, पूरे देश में आपातकाल लागू होता है, नेशनल इमरजेंसी लागू होती है आर्टिकल 352 के तहत, तो जो संसद जो होते हैं उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्षों के लिए? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए, फिर दूसरी बार में फिर 1 और वर्ष के लिए। तो इसका कार्यकाल जो है आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको देखिए 6 वर्ष की हो गई। लेकिन उससे पहले भी क्या करते हैं राष्ट्रपति जो है, उससे पहले भी जो है विघटित कर सकता है। संसद को उससे पहले विघटित कर सकता है। कब विघटित कर सकता है? पहली बात है कि विघटित कब कर सकता है कि एक चीज़ देखा जाए कि अगर प्रधानमंत्री, ध्यान दे के सुनिएगा इसको, अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से आग्रह करे कि हमारा लोकसभा को आप विघटित कर दीजिए, तो राष्ट्रपति उसको विघटित करने के लिए बाध्य है। क्लियर? राष्ट्रपति क्या है? उसको विघटित करने के लिए बाध्य है। अगर प्रधानमंत्री कहे राष्ट्रपति को, कौन बोले? पीएम बोले राष्ट्रपति को कि आप जो है इसको लोकसभा का विघटन कर दीजिए, तो आप उसको जो है राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। मैं इसका कुछ उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। आप जैसा कि कभी कभी आप सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा का विघटन समय से पहले, 5 साल से पहले ही लोकसभा का विघटन करने के लिए राष्ट्रपति को अपना आग्रह कर दिया है, बातें रख दी है। तो वहाँ क्या होता है कि लोकसभा पहले विघटित कर दी जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा कर दी जाती है। और ऐसा होता है कभी कभी कोई पार्टी की जब सरकार होती है और बहुत मजबूत होती है तो उन्हें लगता है कि अभी यही मौका अच्छा है, 4.5 साल ही हुआ है या 4 साल ही हुआ है और इस समय अच्छा है कि अगर अभी हम चुनाव लड़े तो हमारी पार्टी फिर से जीत जाएगी। तो क्या करते हैं? लोकसभा को तुरंत भंग कर देते हैं। ऐसा करते हैं, कई बार ऐसा हुआ भी है भारत में। तो ऐसा करते हैं और लोकसभा का जो है अपना कार्यकाल फिर से जो है वहाँ से उनको अगर जीतने का चांसेस होता है तो फिर ऐसा होता है। तो एक आपकी घटना है। दूसरी चीज़ें, एक और चीज़ें देखनी है कि आप देखेंगे कि 2 ऐसे प्रधानमंत्री है भारत के, एक है आपको इंदिरा गांधी और दूसरी है मनमोहन सिंह। दूसरे हैं मनमोहन सिंह साहब। 2 ऐसे इंदिरा गांधी जी और मनमोहन सिंह जी, 2 ऐसे प्रधानमंत्री हुए भारत में जो आपको राज्यसभा से, ठीक है, जो आपको कहाँ से गए? राज्यसभा से जो है, राज्यसभा से निर्वाचित होने वाले प्रधानमंत्री है।
मतलब उन्होंने कोई चुनाव में भाग नहीं लिया, और वो जो है राज्यसभा के तहत जो है उनको जो है मनोनीत करके जो है वहाँ से इन्हें आपको भेज दिया गया। अब जैसे कि देखेंगे मनमोहन सिंह साहब जो है अपने एक कार्यकाल में आसाम से आपको राज्यसभा के मेंबर थे, आसाम स्टेट से। तो मतलब इस तरीके से भी होती है। तो इससे मतलब होता है, निकलता क्या है कि भारत के जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए जो है, और या कोई मंत्री की नियुक्ति के लिए मैं आपको बता दूं, वो आपको किसी भी, अगर न लोकसभा का न राज्यसभा का कहीं का भी सदस्य अगर नहीं है, फिर भी वो बन सकता है। कितने दिनों के लिए? 6 मंथ के लिए। हम लोग को जो लिया गया है, जो प्रावधान लिया गया है, इसका भी आप हाल फिलहाल में देख सकते हैं। महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की जो सरकार है, उद्धव ठाकरे किसी पार्टी मतलब पार्टी से तो थे ही, सॉरी, शिवसेना से तो थे ही, हैं ही, सॉरी, और लेकिन उन्होंने कोई चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है, और किसी पार्टी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है, न विधान परिषद के मेंबर है और न विधानसभा के मेंबर है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया। और शपथ लेने का मतलब है कि भारत का जो संविधान है, कोई भी मंत्री का पोस्ट, याद रखिए, कोई भी मंत्री का जो पोस्ट है, या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या अन्य मंत्री हैं, इनकी नियुक्ति के लिए जो है न वो राज्यसभा के मेंबर होंगे और न वो लोकसभा के मेंबर होंगे, फिर भी वो इनको नियुक्त किया जा सकता है सिर्फ 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। और इन 6 मंथ में जो है उनको दोनों में से किसी सदनों के जो मेंबर बन जाना होगा, नहीं तो इनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी, अपने पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा इसको बता दिया, आगे इस पर और हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति जो होता है भारत में, आप देखेंगे राष्ट्रपति जो है आपका कार्यकारी प्रमुख है, मतलब नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख है। भारत में जो है, भारत में राष्ट्रपति फर्स्ट, आपको देखेंगे फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया है राष्ट्रपति, मतलब हमारे प्रथम व्यक्ति है राष्ट्रपति भारत के। और हम लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने अधिकार दिए हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देखेंगे तो राष्ट्रपति जो है सिर्फ नाम मात्र का, कैसा है याद रखिएगा, नाम मात्र का, नाम मात्र का है, मतलब सिर्फ नाम मात्र के है। वास्तविक कार्यपालिका किनके हाथों में? तो जो भारत में संसदीय व्यवस्था की जो वास्तविक कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री के हाथ में। किनके हाथ में है? प्रधानमंत्री। भारत में वास्तविक कार्यपालिका जो है प्रधानमंत्री के हाथ में, इसीलिए इसको आप बड़े चीज़ों को समझिए। और ऐसा हम लोगों ने किस लिए किया? देखिए, जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, तो उस समय हम लोगों के पास में कई ऑप्शंस थे कि हम लोग कैसा संविधान बनाए, कैसा देश में सिस्टम बनाए। तो हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे, उन लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग फिर से अगर वही राजशाही वाला रूल बनाया कि राष्ट्रपति को ही सर्वे सर्वा सब कुछ दे दिया, और हम लोग अगर राजशाही का जो नियम कुछ अगर बना लिया, तो फिर जो है हम लोग जिस गुलामी से अभी अपने आप को आज़ाद करवाया है, तो फिर तो हम लोग उसी धर्रा में चले जाएंगे। इसीलिए हमारे जो संविधान निर्माता थे, इन लोगों ने जो है, हम लोगों ने ब्रिटेन से जो है संसदीय प्रणाली को लिया। हम लोगों ने क्या किया? ब्रिटेन से जो है संसदीय प्रणाली को लिया। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली। अब देखिए, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को लिया कि हम लोग जो है प्रधानमंत्री, हम लोग के कार्यकाल में प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ होंगे, प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यपालिका होगा। लेकिन जब ब्रिटेन से लिया तो ब्रिटेन में एक और चीज़ होता है, किंग होते हैं, वहाँ राष्ट्रपति नहीं होते हैं, क्वीन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो इन लोगों ने सोचा अगर फिर से हम वही चीज़ को लेंगे, तो फिर से तो हम राजशाही के जो बंधन से जिसको आज़ाद हुए हैं, फिर तो वहीं से फिर गुलाम हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने राष्ट्रपति का पोस्ट लिया, राष्ट्रपति का पद को लिया। और राष्ट्रपति का भारत में वही चीज़ें जो है आप देखेंगे, इंग्लैंड में जिस तरीके से किंग का अपना एक वैल्यू है, उसी तरीके से हम लोग जो है ना राष्ट्रपति को लिया, और हम लोगों ने गणतंत्र को अपनाया। गणतंत्र मतलब, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप समझना होगा। और कभी कभी एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, विशेषकर यूपीएससी में और जो पीसीएस सर्विसेज में आपको मैं बात करूं, तो इनमें छोटी छोटी बातें आपको लगती होंगी कि तो नॉर्मली सब लोग जानते हैं भैया गणतंत्र क्या होता है, लेकिन पूछी जाती है और उसमें बच्चे फंस जाते हैं। इसीलिए चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना, समझना है। देखिए, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब है कि हमारा जो राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति,
होता है ना। हमारा जो राष्ट्र का अध्यक्ष जो राष्ट्रपति है ना, इनका पद जो है वंशानुगत नहीं होता है। क्लियर। गणतंत्र का मतलब बस इतना ही है, याद रखिएगा, इसमें सब बात छुपी हुई है। गणतंत्र का मतलब बस इतना ही है कि हमारे यहाँ जो जो राष्ट्र अध्यक्ष होती है उनकी नियुक्ति होती है, उनका मतलब चुनाव होता है, लेकिन हम लोग उनको जो है वंशानुगत नहीं मानते कि मतलब वही बनता चले आए। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है कि ब्रिटेन में वंशानुगत होती है। ब्रिटेन में क्या होता है, वंशानुगत होती है, मतलब किंग का जो अगला उत्तराधिकारी होगा उसी खानदान से होगा, उन्हीं के औलाद होंगे, तो इस तरीके से उनके यहाँ चलता है। तो हम लोगों ने सिर्फ ब्रिटेन से सिर्फ संसदीय प्रणाली को लिया, राजशाही वाली प्रणाली को हम लोगों ने छोड़ दिया। क्लियर। तो इसीलिए आप देखेंगे हमारा जो राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख है। नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख मतलब क्या हुआ कि भारत में जितने भी शासन संबंधी कार्य किए जाएंगे, याद रखिए, भारत में जितने भी शासन संबंधी कार्य किए जाएंगे किसके नाम पे किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम पे किए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, सब जगह किसके नाम पर कार्य होंगे, जो भी संधियाँ होंगी, जो भी कुछ होगा वो सब राष्ट्रपति के नाम होगा। याद रखिएगा, स्टेट में याद मैं बता रहा हूँ, स्टेट मतलब जो कोई भी स्टेट, राज्यों में कोई भी अगर चीज़ें होंगी तो राष्ट्रपति की तरह राज्य में जो राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल जो होते हैं आपको जो है नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होते हैं, और राज्यपाल के नाम से ही उस स्टेट के कोई भी कार्य होंगे और संधि होगी वो आपको राज्यपाल के ही नाम से होंगे, न कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम से। तो याद रखिए, क्लियर रखिएगा। और हम लोग संविधान में क्या किया, प्रधानमंत्री को जो है उसका मंत्रिमंडल का वास्तविक कार्यपालिका है, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। कुछ सवाल अगर है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग, अब यहाँ देखते हैं। देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अब देखिए, मैं आपको छोटा सा बैकग्राउंड ले चलता हूँ। हम लोग जो है, कभी आप लोगों ने सोचा है कि आप लोगों ने भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया है? नहीं लिया होगा, ऑफकोर्स नहीं लिया होगा, क्योंकि भारत में जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आपको अप्रत्यक्ष होता है। मतलब ऐसा है कि नागरिक उसे डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। हम लोग जिस विधायक को चुनते हैं, जो विधायक को जो चुनते हैं हम लोग, उसके बाद में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो चुनते हैं, अब ये जाते हैं और वे जाने के बाद में अब वो लोग मिल करके जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं। जो चुनने का जो व्यवस्था है उस प्रणाली को बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और एकल संक्रमणीय मत द्वारा आपको इसका चुनाव किया जाता है। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्यसभा, लोकसभा, याद रखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सिर्फ निर्वाचित, इलेक्टेड, आपको नॉमिनेटेड नहीं, मतलब कि मनोनीत नहीं, सिर्फ जो निर्वाचित होंगे। याद रखिएगा, कहाँ कहाँ, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, कहाँ कहाँ, याद रखिए फिर से, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, इन 3 जगहों के जो आपको जो विधायक होंगे, जो सांसद होंगे, जो मतलब जो सदस्य होंगे, वो आपको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन सिर्फ मतलब सिर्फ निर्वाचित मतलब इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं, मतलब कि नामित नहीं, मनोनीत नहीं। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी के 2 जगह और हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, तो इसलिए हम लोगों ने बोला केंद्र शासित प्रदेश भी बोला। ठीक है, अब देखिए, तो इस तरीके से राष्ट्रपति का अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दिया राष्ट्रपति के बारे में कि आपका पॉइंट क्लियर होता रहे, आप चीज़ों को समझे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री का जो चयन है राष्ट्रपति नहीं कर सकता। समांतर लोकसभा में क्या होता है, मैंने पहले ही इसके बारे में थोड़ा चर्चा किया था कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही सरकार बनाने के लिए बुलाना होता है। यदि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए बुलाता है जिसमें 2 या 2 से अधिक दलों का समर्थन प्राप्त करने की संभावना होती है, और जो इस प्रकार के समर्थन से लोकसभा में जरूरी बहुमत साबित कर सकता है। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया है कि इस तरीके से राष्ट्रपति जो है, अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो आपको किसी न किसी को आपको बनाना है, तो उसके लिए क्या करना हो, तो उनका व्यक्तिगत अपना मत है, उस आधार पर जो है, और देखते हैं जो 4-5 पार्टी मिल करके कोई गठबंधन बना लिए, वो गठबंधन बनाने वाले को जो है उनमें से जो है उनको ऐसा लगता है कि ये लोग अपने बहुमत साबित कर देंगे, तो उन्हें 1 महीने का समय दिया जाता है, और 1 महीने का समय दिया जाता है कि आप जो है लोकसभा में अपना बहुमत साबित करेंगे।
और इस तरीके से हम आपको पहले ही बताया कि आप किसी भी नहीं राज्यसभा नहीं लोकसभा किसी भी पार्टी के मतलब किसी भी सदन के मेंबर नहीं हैं, फिर भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उनको 6 महीने का समय होता है, 6 महीने में से किसी भी सदन में आपको जो है निर्वाचित हो जाना होता है, मनोनीत हो जाना होता है। ये रहा मुख्य बिंदु। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री में निहित होती है कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ जो होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कार्यकारी शक्तियाँ जो होती है किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री में। बहुत ही गौर से याद रखिएगा, कहीं भी भूलिएगा मत। प्रधानमंत्री हमारे देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है। हालांकि संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार, किसके अनुसार? संविधान के अनुसार सर्वोच्च कौन होता है हमारे राष्ट्र का? राष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन वस्तुतः देश की शासन व्यवस्था की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में थी। किसके हाथों में होती है? प्रधानमंत्री के हाथों में। देश की बागडोर किसके हाथों में होती है? प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। मतलब कि मैंने बताया कि कार्यकारी शक्तियाँ किनके पास में है? वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती है और हमारे देश का सर्वोच्च प्रधान होते हैं। हालांकि संविधान के अनुसार, किसके अनुसार? संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्र का सर्वोच्च व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है बस। लेकिन वस्तुतः देश की शासन व्यवस्था की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है। अब आगे देखिए, एक छोटा सा और बात है कि देश की रक्षा, सुरक्षा, शासन व्यवस्था, अहम नीतिगत फैसले, आर्थिक मामले, सामाजिक नीतियों का निर्धारण, विदेश नीति और राष्ट्र नीति का नीति निर्धारण देश का प्रधानमंत्री ही होते हैं। सब जितनी भी चीज़ें मैंने बताया कि देश का रक्षा है, सुरक्षा है, शासन व्यवस्था है, अहम नीतिगत फैसले हैं, आर्थिक और सामाजिक नीतियों का निर्धारण है, विदेश नीति है, राष्ट्र नीति का नीति निर्धारक है। देश का सब काम किसके अंडर में होता है? तो प्रधानमंत्री के लिए के लिए होता है। मतलब वही उनके नेतृत्व करते हैं। हमने बोला कि देश का सर्वोच्च प्रधान है वो। और देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति, एक बात को और याद रखिएगा कि देश की जो हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग हैं, उसके बाद महान्यायवादी है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, यूपीएससी है। तो इस तरीके से हमारे और भी है, अंतर्राज्यीय परिषद है। तो जितनी भी हमारे देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रमुखों को नियुक्ति जो होती हैं, नियुक्ति से लेकर के मंत्रिपरिषद के सदस्यों के चुनाव करना, उनके कार्य और उसकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब आप देखेंगे किसको मंत्री बनाना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ही, मतलब कि आपको संसद में किसी सरकार में किसी को मंत्री बनाना है, इसके लिए कौन करते हैं, मतलब कि अगुवाई कौन करते हैं, कौन प्रस्ताव देते हैं? तो प्रधानमंत्री देते हैं राष्ट्रपति को कि मैं फलना को मैं बोल रहा हूँ, आप इनको जो है फलना मंत्री बना दीजिए। फिर उसके बाद में आप देखें कि जो हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं भारत में, उनके जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति में भी जो है प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग इसको और अच्छा तरीके से और समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग प्रधानमंत्री के कार्य और अधिकार। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आप बातों को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिखें, आपकी बातों को सुनी जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य और अधिकार क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक दल का नेता, कहाँ? राजनीतिक दल का नेता और संसद के बहुमत दल का नेता होता है और मंत्रिपरिषद गठन करता है। मतलब कि अपने राजनीतिक दल का नेता तो है ही, उसके बाद में देश के राजनीतिक दल के भी नेता हैं, संसद के प्रमुख जो बहुमत दल है उनके भी नेता हैं और यही मंत्रिपरिषद के गठन भी करते हैं। मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति को आग्रह करते हैं, प्रस्ताव देते हैं कि मैं इन्हें मंत्री बनाने के लिए जो है आपको कहता हूँ, आप कृपया इनको जो है मंत्री बना दीजिए। तो एक चीज़ आपको हो गई। फिर उसके बाद आगे देखिए इनके और कुछ कार्य को देखते हैं हम लोग। उनके और कुछ कार्य में देखें कि वह मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा करता है और इस कार्य में उसे लगभग पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि कौन से मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा और उनके कौन से काम होंगे। तो उनका जो निर्धारण करता है, उसका जो बंटवारा करता है। मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री बहुत ही पावरफुल पोस्ट है इंडिया में और बहुत ही मजबूत पोस्ट है और इस चीज़ों को मतलब कि सब कुछ इनके कंट्रोल में, मतलब देश का गार्जियन है
प्रधानमंत्री, तो इसलिए सब कुछ इनके कंट्रोल में है। तो आप देखेंगे इनके मंत्रियों का कौन से कार्य होंगे, कौन से मंत्री कौन से डिपार्टमेंट लेंगे, और जो कार्यों का जो बंटवारा जो करते हैं और जो इनकी तो आपको जो होता है इसमें प्रधानमंत्री की जो होता है पूर्ण स्वतंत्रता होती है और प्रधानमंत्री उनको अपने तरीके से हैंडल करते हैं और आवश्यकता अनुसार किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए भी कह देते हैं। और कोई मंत्री अच्छा काम नहीं कर रहा है और चाहे कुछ ऐसा कुछ स्कैंडल हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, भगवान जाने कुछ भी ऐसा जो उनके पार्टी के लिए नुकसानदेह हो, देश के लिए नुकसानदेह हो, तो प्रधानमंत्री उस आदमी को, उस व्यक्ति को इस्तीफा देने के लिए मंत्री को कह सकता है, प्रधानमंत्री ही कहेंगे। और यदि उसे चाहने पर भी कोई मंत्री त्यागपत्र न दे तो वह मंत्रिपरिषद को भंग कर नए मंत्रिपरिषद का गठन कर देता है। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री ने बोला कि आप जो है देखो आप इस्तीफा दे दो, लेकिन उस आदमी की बहुत पावर है, वो अपने गुट बना लें, अपने गुट बना के 10 20 50 सांसदों को अपने पास फेवर में कर ले कि हम इस्तीफा न देंगे, अगर हम इस्तीफा देंगे तो 50 इस्तीफा देंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री तो पहले अपने व्यक्तिगत रूप से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या करेंगे? उनके पास एक अधिकार है कि वो मंत्रिपरिषद को ही भंग कर देंगे, और मंत्रिपरिषद को ही भंग अगर कर देंगे तो सरकार ही धर कर भर कर गिर जाएगी। और कभी कभी एक बात याद रखिएगा, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें, आप बार बार सुनते हैं कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, कोई भी ऐसी कुछ घटना होता है देश की जो शर्मसार करती है, तो आप ऐसे देखेंगे जो विपक्षी दल होते हैं या कोई और भी जो आपको देखेंगे दबाव समूह होते हैं, वो जो आपको रोड पे जाके आंदोलन करते हैं, नारे लगाते हैं और कहते हैं प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। पता है इसका मतलब क्या है? अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया, अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिया तो इसका मतलब उनकी सरकार गिर गई। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री की इस्तीफा देने से सरकार का काम तमाम। ये नहीं है कि भैया इसीलिए वो प्रधानमंत्री की इस्तीफा मांग रहे हैं कि उनकी सरकार गई। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया तो सरकार नहीं गिरेगी, भैया और मंत्री तो नहीं दिया। नहीं, सभी मंत्रियों का हेड है, देश के हेड है, पार्टी का हेड है ना। इसीलिए अगर वही इस्तीफा दे देते हैं तो इनमें दम कहाँ रहा। इसीलिए हम लोग के संविधान में ऐसा रूल दिया है कि अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा दे देते हैं तो उनकी सरकार ही गिर गई। ठीक है, इसीलिए सभी पार्टियां जो मांग करती हैं कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दो। अब आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और मंत्रिपरिषद के कार्यों, निर्णयों, नीति निर्धारण इत्यादि में उसका पूरा दखल करता है। अभी कभी कभी आप पेपर अखबारों में खबर पढ़ते होंगे, टीवी पर मैगजीन न्यूज़ देखते होंगे कि बात होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता किया, बैठक किया। तो देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद की कोई भी बैठक होते हैं उसकी अध्यक्षता वो कर सकते हैं, तथा मंत्रिपरिषद के कार्यों और उसके निर्णयों, नीति निर्धारणों का इत्यादि का उसका पूरा दखल रहता है। तो समझ सकते हैं कि पावर इनके कितने हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। आगे देखिए, प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का नेता होता है और सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने, उनसे बीच में मतभेद यदि कोई भी है तो उन्हें सुलझाने का भी उसका अधिकार है। मतलब आपको सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री है, तो जो समाज, जो देश के लिए जो एक आइडियाज़ हो, अब उसमें कुछ मंत्रिपरिषद का कुछ नेता है, सभी विभाग हैं, उनसे कोई भी सूचनाएं ले सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सब काम इनके देख रेख में हो रही है। इनके कुछ यही कार्य है। अब आगे देखिए कुछ और कार्य को हम लोग देखते हैं। राष्ट्र की नीतियों का निर्धारण प्रधानमंत्री ही करता है। आप खबर देखते हैं, उज्ज्वला योजना है, मिड डे मील योजना है, बहुत सारी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, दीनदयाल उपाध्याय अन्य योजना है, ऐसे कई योजनाओं का नाम सुनते हैं। तो जो योजनाएं जो होती हैं, राष्ट्र की जो नीतियां होती हैं, उसका निर्धारण कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। उसका निर्धारण कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री में सरकार उसी की कहलाती है, जैसे कभी कहते हैं मोदी सरकार, नेहरू सरकार, इंदिरा गांधी सरकार, ऐसा कहते हैं ना अभी। तो यही चीज़ें हैं कि राष्ट्र की नीतियों का निर्धारण कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। नेक्स्ट के काम के कार्य देखिए इनका। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना राष्ट्रपति को देता है। अब जब सब लोग मिल करके कोई निर्णय ले लिए तो ये सूचना किनको देना है? राष्ट्रपति को देना है, क्योंकि कार्यकारी प्रमुख यही है, नाम मात्र का प्रमुख यही है, लेकिन फिर भी भैया कागज दिखाना पड़ेगा ना इनको, तो इनको आपको जाकर निर्णय सूचना देना पड़ेगा। तो वह राष्ट्रपति, लोकसभा और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करता है। तो इससे क्लियर हो गया कि वह राष्ट्रपति, लोकसभा और मंत्रिपरिषद के बीच में क्या काम करते हैं? कड़ी का कार्य करते हैं। अब कोई अन्य मंत्री राष्ट्रपति को किसी बात की सूचना सीधे नहीं दे सकता है। अब किसी मंत्री को राष्ट्रपति को सूचना देना है तो प्राइवेट में गुपचुप तरीके से जाकर के या अकेले जाकर के सूचना नहीं दे सकता है।
ठीक है। वो आपको उसके लिए कौन जाएंगे, प्रधानमंत्री ही जाएंगे। प्रधानमंत्री उसको सूचित करेंगे कि हम लोगों ने, क्योंकि हमारे मंत्रिपरिषद का हेड कौन है, प्रधानमंत्री है। इसीलिए मेन पावर भाई प्रधानमंत्री। बिना प्रधानमंत्री से आप पूछे हुए या ऐसा किए हुए आप कैसे चले गए उनके पास में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ही जाएंगे, उनको इस बात की सूचना देंगे कि हम लोगों ने ऐसा कुछ निर्णय लिया है, ऐसा कुछ नीति निर्धारण किया है, इस बिल को पास किया, यह बिल को पास करने वाले हैं, ऐसे काम करते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं थोड़ा सा, ये रहा। अब यहां देखिए, प्रशासन में उच्च सर्वोच्च पदाधिकारी की नियुक्ति। प्रशासन में जो होता है उच्च सर्वोच्च पदाधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इसके एक और पॉइंट है। तो यहाँ देख लीजिए, प्रधानमंत्री के एक और कार्य निकल के यहाँ पे आ रहा है सामने कि प्रशासन में उच्च सर्वोच्च पदाधिकारी। प्रशासन में उच्च सर्वोच्च पदाधिकारी कहने का मतलब है जैसे राज्यपाल हो गए, राजदूत हो गए, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए, लोकपाल हो गए, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, सीडीएस हो गए। आजकल जो चर्चा में सीडीएस हैं, इसके बारे में अगला वीडियो में बनाएंगे तो उसमें बात करेंगे। सीडीएस है जो तीनों सेनाओं का जो है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तीनों सेनाओं का जो है आपको जो मेन है वो आपको एक नया पोस्ट है जो सीडीएस कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको हैं। तो इनके जो अध्यक्ष होंगे, इनकी नियुक्ति जो होगा प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति करेंगे। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति तो करेंगे, लेकिन किनके परामर्श से, प्रधानमंत्री के परामर्श से। तो इसलिए भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। इसके अलावा नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, हालांकि राष्ट्रीय विकास परिषद अभी खत्म कर दिया गया है और इस राष्ट्रीय विकास परिषद की जगह पे ही अभी जो है नीति आयोग आए हुए हैं। उसका नाम राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, मैंने चर्चा पहले किया। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी कौन नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री ही होता है। मतलब कि प्रधानमंत्री ही परामर्श के आपको इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। मतलब कि प्रधानमंत्री ही इनके लिए मेन होते हैं और यही इनको बताते हैं, तो इनकी नियुक्ति होती है। चूँकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है, इसलिए पूरे देश के शासन के ऊपर उसका व्यापक अधिकार होता है। देश की आंतरिक एवं बाह्य नीतियों का निर्धारण वही करता है। आंतरिक और बाह्य मतलब आउटर इनर की बात है कि देश के बाहर में हमारा किस तरीके से हमारा विदेश नीति हो, किस तरीके से हमारे देश के लिए कुछ ऐसे विनिवेश हो, फॉरेन पॉलिसी हो, तो उसके बारे में जो है प्रधानमंत्री के ही पूरे तरह से अंडर में है और उनकी देखरेख प्रधानमंत्री ही करते हैं। उसके बाद में बाह्य हो गई। उसका आंतरिक मतलब आंतरिक मामले में देश की हमारे अंदर में शांति है कि नहीं, भाईचारा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए दोनों ही का निदान कौन करता है, देश का प्रधानमंत्री करता है। क्योंकि क्या होता है, मंत्रिपरिषद का नेता होता है, इसलिए पूरे देश का शासन के ऊपर उसका व्यापक अधिकार हो जाता है। उसके बाद में आप देखेंगे संकट के समय प्रधानमंत्री को ही अधिकार है और अधिक बढ़ जाता है। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे कि अभी जैसे कोरोना संकट जो चल रहा है, कोरोना जो कोविड-19 का जो संकट चल रहा है, आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री किस तरीके से आकर के लोगों को, देश की जनता को संबोधन करते हैं और हमेशा आकर के लोगों को मोटिवेट करते हैं, बहुत सारी बातों को बताते हैं जिससे देश की जनता को काफ़ी फ़ायदा मिलती है और लोग इन सब चीज़ों को समझते हैं। क्योंकि हमारे प्रमुख हैं, हमारे देश के प्रमुख हैं, आप भले उनके विचारों से सहमत नहीं हो, जो भी हो, लेकिन अभी जो कोविड-19 का जो मामला है, इस सिचुएशन में हमें सबको अपने प्रधानमंत्री के साथ जो है मिलकर खड़ा होने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि अभी सत्ता उनके ही हाथ में ही है, तो उनसे ही हम आग्रह कर सकते हैं कि हमारे देश के लिए सूटेबल क्या हो सकता है, उनको ही अभी प्रकाश डाल सकते हैं। तो इसीलिए अभी तो हम लोग सबको मिल करके एक साथ लड़नी है, कोरोना इस महामारी से लड़ना है। उसके बाद फिर हम लोग जो है अपने अपने बातों को रखेंगे कि कहाँ किसकी कमियां रह गई, कहाँ क्या होगी। ये सबसे पहले तो हमें अभी इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। तो इसीलिए मैं आपको बताया कि संकट के समय में क्या होता है कि प्रधानमंत्री का जो अधिकार है और बढ़ जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसी के परामर्श से राष्ट्रपति जो है अपने संकटकालीन अधिकारों का भी प्रयोग करता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताया भी एक पर पहले कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को समय पूर्व विघटित कर एक निर्वाचन की आज्ञा जारी कर सकता है। मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा पहले ही भी बात किया था कि अगर प्रधानमंत्री चाहें तो आपको लोकसभा को 5 साल पूरा होने से पहले उसको ख़त्म कर सकता है, विघटित कर सकता है। उसके लिए वो राष्ट्रपति सिफारिश कर सकता है और राष्ट्रपति जो है उसको विघटित करने के लिए, विघटन करने के लिए बाध्य है, उनको करना ही पड़ेगा। देखिए,
अब ऐसे में कहा जा सकता है कि जब तक संसद के बहुमत का विश्वास प्राप्त है तब तक ही प्रधानमंत्री की शक्ति असीम है और देश का वास्तविक शासक है। जिस प्रकार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है, मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज के निर्देशन चक्र है और प्रधानमंत्री उसका चालक, उसी प्रकार भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में भी यही कहा जा सकता है। मतलब जैसे कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि मंत्रिमंडल जो है राज्य रूपी जहाज का निर्देशन चक्र है और प्रधानमंत्री क्या, उसका ड्राइवर है, चालक है। ठीक है, उसका चालक है। अगर चालक ने ही अपना कमान छोड़ दिया तो भैया उस जहाज को तो डूब ही जाना है, तो इसीलिए सरकार को गिर ही जाना है। तो इसीलिए आप देखते हैं यहाँ पर कि भारत के संबंध में प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ऐसा ही है कि अगर प्रधानमंत्री मतलब चालक ने अगर सही दिशा नहीं दिया, अगर उसने विघटन का फैसला कर लिया तो पूरे जहाज को डूब जाना, मतलब सरकार को ख़त्म हो जाना है। तो इसलिए इनका आप समझ सकते हैं इस आधार पर इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है और देश को कितने एक बागडोर, एक शासन व्यवस्था दे सकते हैं जो देश के लिए ज़्यादा लाभकारी हो। अब देखिए सरकार के गठन की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सरकार के गठन की प्रक्रिया क्या है? देखिए, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल के गठन के कुछ जुड़े संविधान के अनुच्छेद 74, 75 और 77, मैंने आपको पहले बात किया था 74 के बारे में। अब इसके बाद एक और देखते हैं हम लोग, आर्टिकल 74 क्या कहती है, आर्टिकल 74 क्या कहती है। इसके तहत क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसके मुखिया कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। जिनके मुखिया कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इनके मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री और उनकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल पर सहमति देते हैं। मतलब कि आर्टिकल 74 कहती है कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद गठन किया जाता है, जिसके मुखिया कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है, अब राष्ट्रपति के भी क्या है, राष्ट्रपति के लिए ये सब जितने भी काम हो रहे हैं सब समझो कि राष्ट्रपति के लिए हो रहे हैं। मतलब कि सब एजेंट है, राष्ट्रपति के लिए ही सब काम करना है सबको। राष्ट्रपति कौन है, हमारा देश का सर्वोच्च व्यक्ति है और उस सर्वोच्च व्यक्ति के कार्य को करने के लिए, मतलब उनके जो देश के हित के जो कार्य को करने के लिए जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं, मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते हैं और उनको सहमति देते हैं और सभी मिलकर लोग जो हैं राष्ट्रपति के नाम पर, राष्ट्रपति के कार्यकारी नाम पर जो है देश का कार्य करते हैं। तो ये आपका यहाँ क्लियर है। उसका आगे है आर्टिकल 75, प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। आर्टिकल 75 के तहत भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और उसके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करेंगे। सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, याद रखिएगा इस बात को, याद गांठ बांध लीजिए कि सभी मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है कार्य करेंगे। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, लोकसभा के। इस कई बार बहुत इंपॉर्टेंट से पॉइंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं सवाल कि जो मंत्रिपरिषद होते हैं किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। तो याद रखिएगा इस बात को, कभी भूलिएगा नहीं कि मंत्रिपरिषद जो होते हैं आपको सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। उसके बाद यहाँ देखिए राष्ट्रपति जो है तीसरी अनुसूची में वर्णित कर्तव्यों के तहत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। और पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे तो मतलब इसका क्या है, मतलब कि इसके गोपनीयता का मतलब है कि बहुत सारी बातें जो है गोपनीय रखी जाती हैं, जिसकी मतलब कि जो आपके सुरक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ जो है मंत्रियों को एक गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है कि आप जो है बहुत सी चीज़ों को गोप रखेंगे, इसे आप वो नहीं करेंगे, पब्लिकली नहीं करेंगे जिससे कि देश को हानि हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो होता है पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और समानतः प्रधानमंत्री को ही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो एक संसद सदस्य को मिलते हैं। इसके अलावा व्यय विषयक भत्ता, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि भी प्राप्त होती है। ठीक है, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा और संसद द्वारा अधिनियम बनाकर इन वेतन भत्तों में बदलाव किया जा सकता है। और देखेंगे जो आपको जो सांसद होते हैं
इनके वेतन का निर्धारण कौन करते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। इनके वेतन का निर्धारण कौन करते हैं? सब इनके जितने भी जो बड़े जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं, इनके वेतन के निर्धारण हमारे देश के जो संसद भवन, जो संसद होते हैं, पार्लियामेंट होता है, वो करते हैं। और मैंने इसके बारे में आपको पहले एक बार और चर्चा किया था, इससे पहले अभी कुछ देर पहले चर्चा किया था कि भारत में जो है आप किसी व्यक्ति को जो है कोई मंत्री या प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त कर सकते हैं अगर किसी भी सदन का सदस्य अगर नहीं, किसी व्यक्ति मतलब किसी सदन का सदस्य है चाहे नहीं है, मतलब अगर वो न राज्यसभा का मेंबर हो न लोकसभा का मेंबर हो, और फिर भी उसे अगर उसके पार्टी के लोगों ने, उसके नेता लोगों ने उनको चुना है और चुन के कहता है कि इनको आप प्रधानमंत्री नियुक्त करें, तो आप उनको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं कि, और उनको 6 महीने का समय होता है। 6 महीने में जो है वो कहीं से भी, या लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, वहाँ से अगर आप अपने आप को निर्वाचित कर लेता है, मनोनीत कर लेता है, तो फिर वो अपने पद पर कंटिन्यू बने रहते हैं। अगर 6 महीने के अंदर वो अपने आप को अगर उन्होंने निर्वाचित नहीं किया, मनोनीत नहीं किया, नॉमिनेटेड नहीं किया, तो फिर इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। और ठीक स्टेट में भी इसी तरीके का प्रावधान किया गया, यही संसदीय व्यवस्था का स्टेट में प्रावधान किया गया है। वहाँ भी राज्य में जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है, वो अगर किसी भी से आपको सदन का मेंबर नहीं है, फिर भी उनको जो है आप 6 महीने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल आप जैसे कि अब यहाँ का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री का अभी देख सकते हैं, अभी हाल फिलहाल में उनको जो है विधान परिषद से उनको फिर से चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मंत्रिमंडल सचिवालय, ठीक है। भारत के संविधान में मंत्रिमंडल को कार्यपालिका का दर्जा प्राप्त है तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल भारत सरकार के पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। इस कार्य में मंत्रिमंडल की सहायता के लिए, ये देखिए आपका मंत्रिमंडल है, यहाँ पे है आपको सेक्रेटेरिएट है दिल्ली का, सेंट्रल का सेक्रेटेरिएट के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय होता है। मतलब इनकी सहायता के लिए क्या होता है? एक कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है। मंत्रिमंडल की सहायता के लिए क्या होता है? एक कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है। और जिस कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के जो मेन जो होते हैं, जो लोग ऐसे होते हैं, वे कौन लोग होते हैं? जो आईएएस होते हैं, जो आईपीएस होते हैं, जो आईएफएस वगैरह होते हैं, ये लोग इसमें सेवाएं अपनी देते हैं। तो इस तरीके से मंत्रिमंडल सचिवालय जो होता है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, जो आपको प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडलीय को मंत्रिमंडल परिषद, मंत्रिमंडल को सहायता देने के लिए आपको एक मंत्रिमंडल सचिवालय होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। अब आगे देखिए, इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्टाफ एजेंसी भी कहा जाता है और यह भारत के प्रधानमंत्री की दिशा निर्देशन और नेतृत्व में कार्य करता है। यहाँ भी आपको प्रधानमंत्री के कार्य कितना अच्छी तरीके से निकल के सामने आ रहे होंगे। मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ चीज़ों को कि मैं इस जो वीडियो को बना रहा हूँ, ये आपको मेंस की दृष्टि से के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर आपके पीसीएस है या यूपी पीसीएस है या कोई चीज़ की मेंस के आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें अगर जो संविधान का जो पार्ट है, इसको आप अच्छी तरीके से आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, तो आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल चर्चा कर रहा हूँ कि एक भी पार्ट को मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, जिससे आपके कोई भी सवाल इस सेगमेंट से अगर पूछा जाए तो छूटेगा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। केंद्र सरकार में उच्च स्तरीय नीति निर्धारण का प्रक्रिया में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। उसके बाद देखिए, मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य विभाजन की नियमावली जो है 1961 के तहत भारत सरकार में विभाग का एक दर्जा प्राप्त है। इसको एक विभाग बनाया गया, डिपार्टमेंट बनाया गया। 1968 के एक नियमावली है, उसके 1961 के तहत जो है, उसका राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसका राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और प्रशासनिक प्रमुख मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। जो प्रशासनिक सचिव जो होते हैं, प्रमुख जो होते हैं, मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे, मंत्रिमंडल सचिवालय वर्ष 1947 में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के स्थान पर अस्तित्व में आया। मतलब 1947 में आप देखेंगे तो क्या था हमारे पास में? तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद नाम की एक संस्था थी। क्या थी? गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के नाम की एक संस्था थी 1947 में। तब उसके स्थान पर हम लोगों ने क्या रखा है? मंत्रिमंडलीय सचिवालय। ठीक है, क्लियर? तो आइए दोस्तों, हम लोगों ने इस तरीके से पूरे प्रधानमंत्री के जो कार्य था, उनकी जो शक्तियाँ थी, उनके जो कुछ मूलभूत अधिकार हैं और जो उनके पावर्स हैं, उनको हम लोग अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया। आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा आपको वीडियो लगा है तो कृपया एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।
वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है भाई, तो इसलिए एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी को आप दबा दीजिए कि आपको जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको हर वीडियो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, एक बार फिर आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की एक अगली कड़ी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।